भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब दृढ़ पिंडों पर घूर्णन गति को आगे पढ़ेंगे। जड़त्व आघूर्ण को हम लोगों ने समझा था। जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में जो संबंध है उसको समझेंगे। आइए देखते हैं। तो आप सबको आज हम बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक चित्र बना हुआ है। जैसा कि हम आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, कुछ ऐसा आपको एक कोई पिंड है, ये इसका पॉइंट है ओ। यहाँ से ये जो पिंड है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। छोटे छोटे एक पॉइंट से कह सकते हैं मिलके बना हुआ है। जब हम पिंड की बात करते हैं तो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके एक बड़े पिंड की रचना होती है। तो ये ओ है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। हम क्या करेंगे, ओ से ए को, ओ से बी को, ओ से सी को, ओ से डी को मिलाते हैं। ये R1 हो जाएगा। इस तरीके से ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके बनेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि माना कोई पिंड है जो घूर्णन अक्ष के परितः स्मॉल r दूरी पर, ए बिंदु पर स्मॉल r1 दूरी है और बी बिंदु पर r2 दूरी है। ऐसे करके हम ये कह सकते हैं कि माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, तो पिंड में उपस्थित समस्त कणों के कोणीय त्वरण समान होंगे। कोणीय त्वरण तो समान होंगे परंतु रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि पिंड जो है वो, जब भी कभी भी कोई पिंड की बात करते हैं तो मूवमेंट होता है। जब पिंड में मूवमेंट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पिंड में कुछ इस प्रकार की रचनाएं बनी हुई हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, माना किसी पिंड में विभिन्न कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 समथिंग लाइक दिस, कि जितने भी कण होंगे उनके अलग अलग द्रव्यमान हो जाएंगे। घूर्णन अक्ष से संगत दूरियां भी हो जाएंगी, R1, R2, R3, कुछ ऐसा। अब देखिए, यहाँ पर जब हम पहले पिंड के लिए बात करेंगे कि पहले पिंड की बात कर रहे हैं, तो पहले पिंड में क्या आ जाएगा, तो पहले पिंड ये कह सकते हैं कि M1 द्रव्यमान के कारण, M1 द्रव्यमान के कारण बल आघूर्ण। तो M1 द्रव्यमान के कारण बल आघूर्ण क्या होगा, तो वो आ जाएगा टाउ1। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो F1 इंटू R1, क्योंकि ए बिंदु पर यहाँ पर M1 द्रव्यमान है, ये M2 द्रव्यमान है, M3 द्रव्यमान है, M4 द्रव्यमान है। तो टाउ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 इंटू R1। तो टाउ1 इक्वल टू क्या आएगा, M1 A1 और साथ में क्या आ गया, R1। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में एक संबंध होता है। तो रेखीय त्वरण जिसको हम लोगों ने A1 कह दिया, A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू R1 इंटू एल्फा। तो एल्फा इसलिए हमने कहा है क्योंकि हमने आपको बताया ना कि जब कभी कोई कण घूर्णन अक्ष के परितः घूम रही है तो वहां पर कोणीय त्वरण क्या होगा, वह समान होगा परंतु रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होगा। तो A1 इक्वल टू R1 एल्फा हो गया। तो यहाँ पर टाउ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1। A1 की जगह हमने R1 एल्फा लिख दिया और साथ में R1 आ गया। तो टाउ1 इक्वल टू क्या आ गया, M1 R1 स्क्वायर एल्फा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, तो इसी प्रकार दूसरा भी आ जाएगा, क्या, टाउ2 इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर एल्फा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। इसी तरीके से और भी जितने कण होंगे उनकी वजह से टाउ1, टाउ2, टाउ3 ऐसे आ जाएगा। अब जब हम पूरे पिंड की बात करेंगे, इस पूरे पिंड की बात करेंगे, इस पूरे पिंड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका बल आघूर्ण होगा पूरे पिंड का,
तो टाउ बराबर आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 सो ऑन। तो इसके बाद में जब हम टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 इसकी बात कर रहे हैं तो सबके मान भी रखेंगे। तो इसके मान रखेंगे तो टाउ 1 का मान क्या है, तो टाउ बराबर टाउ 1 का मान है m1r1 स्क्वायर एल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर एल्फा प्लस सो ऑन। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्फा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर ये प्लस सो ऑन। अब देखिए टाउ इक्वल टू, इसको अल्फा लिख दिया, इसको हमने लिख दिया सिग्मा m r स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा I अल्फा। यही जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, मतलब टाउ बराबर I इंटू अल्फा। इसी तरीके से हम लोग यदि हम परिभाषा पूछ लें, आपसे कह दें कि जड़त्व आघूर्ण को कोणीय त्वरण के रूप में परिभाषित कीजिए, तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि टाउ बराबर आई अल्फा है, तो टाउ बराबर आई अल्फा है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ऐसे लिखा है टाउ बराबर आई अल्फा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अल्फा बराबर 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसा कि आपको पता है कि अल्फा जो होता है वो कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। कोणीय त्वरण की परिभाषा होती है कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। मात्रा किसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो टाउ का मान किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। तो इस तरीके से क्या परिभाषा निकल के आएगी, यदि किसी पिंड में, इस पूरे पिंड की बात कर रहे हैं, यदि किसी पिंड में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यदि किसी पिंड में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात एकांक कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं, अर्थात यदि अल्फा का मान हमने 1 रख दिया है तो वहां पर टाउ का मान किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो इसकी इसकी स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा, इसका स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाएगा कि किसी पिंड में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इस तरीके से ये हम जड़त्व आघूर्ण की कोणीय त्वरण के रूप में परिभाषित हमने कर दिया। अब इसके बाद में जो निकल के आता है वो है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा भी इसी तरीके से निकल के आएगा। ये जैसा कि आप पिंड देख रहे हैं, ये पिंड सेंटर पॉइंट ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है और ये इस तरीके से ई पॉइंट है। सबको हमने मिला दिया है, इस तरीके से मिला दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दूरी r1 हो गई, ये दूरी r2 हो गई और ये दूरी r3 हो गई और इस तरीके से ये r4 और ये r5। अब देखिए जैसा कि हमने इसमें बताया भी है कि माना कोई पिंड जिसके घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। इससे पहले हमने क्या बताया था, इससे पहले वाले डेरिवेशन में बताया था कि एक समान कोणीय त्वरण से घूम रहा है। अर्थात कोणीय त्वरण की परिभाषा क्या होती है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पिंड में उपस्थित समस्त कणों के कोणीय वेग तो समान होंगे परंतु रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। अब देखिए अलग अलग पिंडों के द्रव्यमान दे रखे हैं। यहाँ पर हम जो डेरिवेशन को बताने जा रहे हैं वो है घूर्णन गतिज ऊर्जा का। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का है, तो
जैसा कि चित्र ये दिखाई दे रहा है आपको, ये चित्र यहाँ भी मेंशन है। अब देखिए M1 की वजह से M1 द्रव्यमान के कारण M1 द्रव्यमान के कारण कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या निकल के आएगी, तो इसको हम लोग K1 कहेंगे। K1 इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में एक संबंध होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आर ओमेगा। आपको हमने बताया था कि एक समान कोणीय वेग होगा, अर्थात तो यहाँ पर K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ M1 V1 की जगह R1 ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 जितने भी कणों के अलग अलग कोणीय वेग हो जाएंगे उन सबका मान समान होगा, अर्थात ये इसका मान ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पर K1 इक्वल टू क्या आ गया, हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसी प्रकार से K2 का भी मान आ जाएगा। K2 का मान क्या आ जाएगा, हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यदि हम समस्त की बात करेंगे तो K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3 समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब देखिए यदि हम इसी चीज को आगे देखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि K बराबर आ गया हाफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आ गया था M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहाँ से क्या करेंगे, K इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा M R स्क्वायर। इसकी जगह हम लोग जड़त्व आघूर्ण I का मान लिख सकते हैं, तो यहाँ पर K इक्वल टू क्या आ गया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी हम कभी भी घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, जहां पर I जड़त्व आघूर्ण होता है और ओमेगा कोणीय वेग होता है। इसके बाद में एक परिभाषा आती है कोणीय संवेग की, एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी पिंड में उपस्थित समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को पिंड का कोणीय संवेग कहते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा, कि किसी पिंड में उपस्थित समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को पिंड का कोणीय संवेग कहते हैं। तो इस तरीके से कोणीय संवेग की परिभाषा निकल के आती है। इसे हम लोग J से प्रदर्शित करते हैं, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू आर। J इक्वल टू P इंटू आर हो जाता है। इसके बाद में यदि P इक्वल टू mv होता है, P क्या है, रेखीय संवेग। तो जब हम P की बात करते हैं तो P का मान किसके बराबर होता है, तो P का मान mv के बराबर होता है। जैसा कि आपने बताया हमने आपको कि J इक्वल टू P इंटू आर और P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि J इक्वल टू mv इंटू आर। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और साथ में इसका जो विस्थापन दे रखा है उसका मात्रक क्या हो गया, दूरी जो दे रखी है उसका मात्रक मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड। यदि हम इसके विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या आती है, फोरियल ब्रैकेट में हमने m लिख दिया, यहाँ पर फोरियल ब्रैकेट में l लिख दिया, l स्क्वायर हो गया अपान
4l ब्रैकेट में t, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1। तो ये जो मान निकल के आएगा वो मान आएगा कोणीय संवेग का। अब इसके लिए एक निगमन भी है, जैसा कि हमने चित्र बनाया हुआ है। चित्र पूरी तरीके से उसी तरीके से बनेगा। ये कोई पिंड है और इस पिंड में एक सेंटर पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। सबको मिला दिया हमने इस तरीके से। तो यहाँ से ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 हो गया और यहाँ पर R5 हो गया। तो यहाँ पर यदि M1 पिंड की वजह से, M1 द्रव्यमान की वजह से कोणीय संवेग की बात करेंगे, तो जैसा कि पता है कि J1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M1 V1 R1। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि कोई पिंड घूम रहा है, जब कोई पिंड घूर्णन कर रहा है तो वहां पर कोणीय जो वेग होगा वो तो पिंड का समान होगा, परंतु रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पर J1 इक्वल टू M1 V1 की जगह क्या लिख सकते हैं R1 ओमेगा इंटू R1। ओमेगा क्यों लिखा है, क्योंकि सभी पिंडों का, इस पूरे पिंड की जब बात करते हैं, जो अलग अलग कण दिखाई दे रहे हैं, इस पिंड में जो अलग अलग कण हैं उन कणों के रेखीय वेग तो भिन्न भिन्न होंगे परंतु कोणीय वेग समान होगा। तो यहाँ पर J1 इक्वल टू क्या आ गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसी प्रकार J2 इक्वल टू क्या आ गया M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से J इक्वल टू क्या आ गया J1 प्लस J2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर J इक्वल टू क्या आ गया M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन। तो J इक्वल टू ओमेगा हमने कॉमन ले लिया है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो J इक्वल टू ओमेगा सिग्मा MR स्क्वायर। तो J इक्वल टू क्या आ गया ओमेगा और साथ में क्या आ गया I। तो J इक्वल टू क्या आ गया I ओमेगा। ये जो दोनों में रिलेशनशिप निकल के आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच में यही संबंध होता है। इसके बाद में एक संबंध होता है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच में हम लोग संबंध को देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टाउ इक्वल टू आई एल्फा होता है। जो ये डेरिवेशन अब बताने जा रहे हैं वो है, ये जो डेरिवेशन आपको हम बताने जा रहे हैं वो है कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध। तो बल आघूर्ण में संबंध उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां से टाउ इक्वल टू आई एल्फा हो गया, तो टाउ इक्वल टू आई एल्फा की जगह हम लोग डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ पर टाउ इक्वल टू आई ये हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। आई ओमेगा 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि टाउ इक्वल टू आई ओमेगा, जैसे जे इक्वल टू आई ओमेगा है, आई ओमेगा 2 की जगह हम लोग J2 लिख सकते हैं माइनस J1 बटे डेल्टा टी। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या आ गया डेल्टा J अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, इसकी परिभाषा यही निकल के आती है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। या इसकी परिभाषा ये भी हम बोल सकते हैं, यहां पर हमने लिखा हुआ है कि ये हमने लिखा हुआ है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है।
ये इस तरीके से जो मान जो निकल के आया है उसे हम लोग कहते हैं कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच संबंध। जो आगे आपको वीडियो भेजेंगे उसमें हम आपको घूर्णन त्रिज्या से संबंधित उससे जुड़ा हुआ कुछ डेरिवेशन भी हम आपको बताएंगे।